मेरे ऐसे में अच्छे मार्क्स थे काफ़ी, मेरे इस्लामियात में अच्छे मार्क्स थे, उर्दू में अच्छे मार्क्स थे, और अगर मैं ऑप्शनल्स की बात करूं तो मेरे जेंडर स्टडीज़ में मार्क्स काफ़ी अच्छे थे। उसकी भी वजूहात हैं। एक ज़ाहिर सी बात है मेरा इंटरेस्ट, और कुछ ये था कि पेपर जो आया था मेरे सामने, आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि जैसे मैंने अपने जो भी मेरा टाइम था, मुझे कोविड में टाइम मिला या उसके बाद जो भी गैप्स मिलते थे, उसमें मैं कभी पॉलिटिकल साइंस को लेके बैठ जाती थी, या फिर डिफरेंट सोर्सेज के साथ उसको मैच करती थी कि एग्जैक्टली ऑथेंटिक ऐसे क्या पेपर पे करूं और वो मुझे अच्छे मार्क्स दे ही दे। तो जेंडर स्टडीज़ के लिए भी मैंने यही किया था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ज़ाहिर सी बात है ये पेपर जो है पर्टिकुलर में मेरे इतने अच्छे स्कोर्स, हाईएस्ट स्कोर्स आप कह सकते हैं, वो आएंगे। तो यही है कि अच्छी सोर्सेज, आपने रैशनली लिखना है, क्योंकि आपको किसी भी सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स ऐसे भी आ सकते हैं दैट आर डिफ़िकल्ट टू हैंडल, कि आप इसमें क्या लिखें, कोई चीज़ कोई पैसिमिस्टिक आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं चला जाएगा। तो आप बड़े एक न्यूट्रल अप्रोच के साथ उसको लिखें। तो आई डिड इन ऑल पेपर्स, लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर एज वेल कि किस तरीके से या उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था मेरे पेपर के बारे में। तो ये सब एस्पिरेंट्स के साथ होता है। तो ये 4-5 पेपर में मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे, बाकियों में भी बहुत अच्छे थे, लेकिन ये थे कंपैरेटिवली जो ज़्यादा बेहतर मार्क्स थे वो इन तमाम सब्जेक्ट्स में थे। ऐसे के लिए जैसे मैंने बताया कि जब आप ऐसे के लिए बच्चे काफ़ी एस्पिरेंट्स परेशान हो रहे होते हैं, तो ऐसे आप जो आप कुछ पढ़ रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर आपने चंद एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किए हुए हैं, चंद एक आपने जो है वो जो आपके कंपलसरी तो हैं ही हैं। तो जो भी टॉपिक्स आते हैं, जो अभी तक मैंने पास्ट पेपर्स देखे हैं या जिन पेपर्स में मैं अपीयर हुई हूँ, तो मैंने यही चीज़ नोटिस की है कि अगर आपने अपने कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को अच्छा पढ़ा हुआ है, या कोई भी आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा टॉपिक चल रहा है जिसकी नॉलेज आपका बहुत अच्छी है और विद रेफरेंस है, आपके पास बड़े स्ट्रॉन्ग और जो है वो अच्छे रेफरेंस है, आपके पास ऑथेंटिक रेफरेंसेस हैं, तो वो आपको बड़े हेल्प आउट करते हैं। तो ऐसे को भी अटैम्प्ट करने के लिए आप अपना एक बड़ा अच्छा तरीका ये रखें कि ऐसे इज़ आई थिंक ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, कि आपने वही जैसे मैं बताया प्रेजेंट कैसे किया, आप आउटलाइंस बहुत अच्छी बनाएं, आपने जो लिखा हो वो इतना क्लियर लिखा हो कि आप एग्जामिनर को टफ टाइम नहीं दें चेक करने के लिए, एग्जामिनर के लिए इतना आसान हो कि वो आपके पेपर को पढ़े, वो अंडरस्टैंड करे, उसको आपकी जो है वो मेंटल अप्रोच का पता चले कि अच्छा इस सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है, इसने जो भी ऐसे के डूज़ एंड डोंट्स। क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर क्या कर रहे होते हैं, अब मैं जैसे एक मिसाल देती हूँ कि एक पैराग्राफ, जैसे मैंने सीखा था कि एक पैराग्राफ में एक बात होनी चाहिए, अगर वो बात मज़ीद एट लेंथ आपने करनी है तो वो भी मिसाल के तौर पर आपने दूसरे एक पैराग्राफ के थ्रू कुछ कीवर्ड फर्दर मोर ओवर करके कुछ कीवर्ड्स के थ्रू आपने करनी होती है। तो आप ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इनको ही अपने एक बना लेना कि ये आदत सी बना लें कि करना ही इस तरीके से, तो आई डोंट थिंक सो कि जो एक फियर है स्टूडेंट्स के माइंड में कि ऐसे के पेपर में मार्क आएंगे, हम कॉम्पोजिशन के पेपर में मार्क आएंगे। अब टाइम ये है कि काफ़ी लोग कभी इतना वो एक ये चीज़ नहीं होती थी, लेकिन अब ऑप्शनल में भी काफ़ी लोग फेल होना शुरू हो गए हैं। तो वही बात है कि आप इन चीज़ों को खौफ ख़त्म कर दें कि आपसे नहीं हो सकता। जो हम मेरे समेत जो बाकी एस्पिरेंट्स मुझसे बहुत सीनियर हैं या फिर जो आने वाले हैं, वो भी सब एक जैसे हैं। It depends on कि how you have utilized your time, how you have utilized your minds and thoughts। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप अपनी चीज़ करें, और जहाँ CSS और PMS के पेपर में किसी चीज़ को शुरुआत भी अच्छी करें और उस चीज़ का जो है वो कंक्लूजन भी बहुत ज़्यादा लॉजिकली करें, और जो डूज़ एंड डोंट्स जैसे मैंने कहा कि वो उस चीज़ को लाजमी आप फॉलो लाजमी करें। ये नहीं करें कि मैं किसी एक अलग तरीके से यहाँ पर कर दूँ। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स इसी सवालों में जो है वो कन्फ्यूजन में लास्ट डे तक शिकार होते हैं। मुझे याद है पिछले दिनों कोई पेपर्स थे तो जिसमें मुझसे एस्पिरेंट्स ने पूछा था, तो लास्ट डे तक वो कंफ्यूज थे इस चीज़ में कि हमारे पास ऐसे में हेडिंग्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जबकि ये चीज़ आई थिंक स्टूडेंट्स को सबसे पहले बतानी चाहिए कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स, इसमें कोई हेडिंग की ज़रूरत नहीं होती। आपने सिंपल 3-4 चीज़ें, भाई आपने बहुत
गुड कंटेंट लिखा आउटलाइंस की सूरत में, आपने कहाँ उसकी हेडिंग डालनी है, कहाँ उस आउटलाइंस लिखनी है, इंडेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, ऐसे में क्या हैसियत रखती है, ये उनको पता होना चाहिए। पैराग्राफ में एक ही बात हो, अगर एक टॉपिक है तो एक ही टॉपिक की बात करें, आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात ना करें उसमें, आप ईस्ट की बात करें तो ईस्ट की बात करें, एक ही टॉपिक लिखें उसमें। और फिर हर टॉपिक के बीच में आपका एक कनेक्शन लाजमी हो, ताकि जब एग्जामिनर उसको पढ़ रहा हो तो उसको समझ लाजमी आए। छोटे सेंटेंसेस लिखें, क्योंकि आप जितना छोटा सेंटेंस लिखते हैं आपकी स्ट्रक्चर में, आपकी ग्रामर में उतनी कम मिस्टेक के चांसेस आ जाते हैं। और जब आप छोटा लिखकर और बिल्कुल एक कॉम्प्रिहेंसिवली और सिंप्लीफाई तरीके से लिख रहे होते हैं ना, तो आपको खुद ब खुद आपका हाथ चलता है उस पर कि बस मुझे इस तरीके से करना, और इतना बर्डन नहीं होता कि मुझे बहुत ज़्यादा कोई फ्लोरल वर्ड्स लिखने, उसमें कोई ऐसी मुझे बस बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव्स दिखा के वर्बोसिटी दिखानी, ऐसा नहीं होता। तो आप खुद भी बहुत क्लियर हो जाते हैं इस बारे में, और कंक्लूजन भी बहुत अच्छा लिखें। और हमेशा करें कि आपने जब इतना कुछ लिखा है तो कंक्लूजन आपका जो है वो आपके ऐसे के अंदर से ही बनेगा। और उसमें अगर मिसाल के तौर पर कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट या आर्गुमेंटेटिव के तौर पर कोई ऐसे है, तो आपका कंक्लूजन और आपका जो एक इंट्रोडक्शन है वो आपके थॉट्स को बता देगा। मे बी एग्जामिनर पढ़ता ही इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हो, मे बी, तो सबके एग्ज़ाम चेक करने का एक तरीका होता है, तो उसी में आपके थॉट्स को इवैल्यूएशन हो जाती है।